हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लव नॉवेल्स शुरू करते हैं। वैन में वह आदमी जो पिछले दिन गाड़ी चला रहा था पीछे बैठा था और एरॉन से शेखी बघार रहा था। मैंने जिस व्यक्ति को काम पर रखा है वह अंडरग्राउंड रेसिंग किंग एरॉन है। उसने पहले कभी कोई रेस नहीं हारी है, इसलिए चिंता मत करो। एरॉन ने रेसिंग किंग के बारे में सुना था जो शहर से बाहर रहता था, लेकिन सिल्वर्टन में अपने बेहतरीन ड्राइविंग कौशल के कारण बहुत प्रसिद्ध था। अंडरग्राउंड रेसिंग में ज्यादातर लोग अपनी कारों में भयावह बदलाव करते थे। उन्हें किसी भी तरह से जीतना था। इस प्रकार जब भी कोई दुर्घटना होती थी तो चोट लगना आम बात थी। एरॉन ने जल्दी से खुद को बांध लिया और ग्रैब हैंडल को कसकर पकड़ लिया। अच्छा, आज चाहे कुछ भी हो जाए हम कैरा को फिर से भागने नहीं दे सकते। उनके बाद किंग, जब तक कोई नहीं मरता तुम मेरे आदमी हो। अपने मुंह में सिगरेट लिए किंग ने एरॉन की ओर घृणा से देखा। ये सिर्फ एक लड़की है, क्या ये जरूरी भी है? बस इंतजार करो, मैं उसे जल्द ही किसी गली में फंसा दूंगा, फिर तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। जब स्टूडियो का प्रवेश द्वार अभी भी दृष्टि में था तब उन्होंने कुछ करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें कायरा के जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तभी वे उसे रोक सकते थे। एरन का चेहरा उत्साह से लाल था। जब उसने मिशन स्वीकार किया तो उसके पिता ने कहा कि जब तक कायरा जीवित रहेगी वह कुछ भी कर सकता है। जब वे बच्चे थे तो वह तिलक यादव की यात्राओं के दौरान कायरा को चिढ़ाना पसंद करते थे। वह इतनी नर्म और मासूम थी कि वह लंबे समय से उसे काट लेना चाहता था। हालांकि तब वह अभी भी एक छोटा लड़का था। जब वह आखिरकार बड़ा हुआ और यौवन प्राप्त किया तो कायरा विश्वविद्यालय के छात्रावास में चली गई। उसने हमेशा सोचा था कि कायरा ने ऐसे पढ़ाई की जैसे उसका जीवन इस पर निर्भर करता है। एरन का चेहरा उत्साह से लाल था। जब उसने मिशन स्वीकार किया तो उसके पिता ने कहा कि जब तक कायरा जीवित रहेगी वह कुछ भी कर सकता। जब वह आखिरकार बड़ा हुआ और यौवन की अवस्था में पहुंचा तो कायरा विश्वविद्यालय के छात्रावास में चली गई। उसने हमेशा सोचा था कि कायरा इस तरह से पढ़ती है जैसे उसका जीवन उस पर निर्भर करता है। 15 साल की उम्र में विश्वविद्यालय में दाखिला लेना और परिसर के छात्रावासों में रहना, ये सब इसलिए क्योंकि वह उससे दूर रहती थी। कायरा के बारे में सोचना ही उसे पसंद नहीं था। उसके शरीर के नीचे रोने की आवाज़ ने उसके मन से सारा डर भगा दिया। उसने अपने हाथों को रगड़ा जबकि उसके होंठ एक विकृत मुस्कान में फैल गए। बकवास बहुत हो गया। उसके पीछे एक बार हम उसे पकड़ लें, मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी उसका स्वाद चख सकते हैं। कार में बैठे अन्य सभी लोग उत्साह में जयकार कर रहे थे। उन्होंने अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं और अपनी आंखें कायरा की कार पर टिका दीं। हमेशा की तरह कायरा ने अपना बायां कोहनी कार की खिड़की पर टिकाकर अपना चेहरा अपने बाएं हाथ पर टिकाया हुआ था, जबकि उसका दायां हाथ स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित कर रहा था। जब उसने रियरव्यू मिरर से वैन को देखा तो उसने पाया कि आज का ड्राइवर पहले की तुलना में बहुत अधिक कुशल था। एक भौं उठाकर उसने टिप्पणी की, यूहू, क्या उन्होंने ड्राइवर बदल दिया है? हालांकि वह जानती थी कि उसका पीछा करने वाला ड्राइवर एक कुशल ड्राइवर है, फिर भी वह केवल एक हाथ से गाड़ी चलाती रही। जब वे उस राजमार्ग पर पहुंचे जहां वे पिछले दिन थे तो वैन में बैठे लोग और भी उत्साहित हो गए। राजा, सावधान रहना, उस लड़की ने पिछले दिन हमें यहां से भगा दिया था। उसके करीब रहना। घबराहट क्यों है? किंग ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उस समय शाम का समय था जब सड़क पर बहुत अधिक कारें नहीं थीं। अभी सुबह का पीक आवर है। वह इतनी सारी कारों के बीच ट्रैफिक में तेजी से जाने की हिम्मत नहीं करेगी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, कायरा की कार अचानक तेज हो गई और उसके आगे चल रही कारों को ओवरटेक करने लगी। किंग का जबड़ा सदमे में खुला रह गया। जलती हुई सिगरेट उसके मुंह से गिर गई। चूंकि यह एक गर्म दिन था, उसने एक जोड़ी शॉर्ट्स पहन रखे थे, इसलिए जलती हुई सिगरेट सीधे उसकी पीली त्वचा पर गिर गई। आउच, लानत है, हारून ने सहानुभूति में फुसफुसाया। ये दर्दनाक था, भले ही वह जलने वाला न हो। वह जल्दी से सिगरेट बुझाने में मदद करने के लिए झुका और उसने उत्सुकता से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उसे कम मत आंको। जल्दी करो किंग, ये समय है कि तुम हमें अपना असली कौशल दिखाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के किंग ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया क्योंकि एक गंभीर फ्लैश उसकी आंखों में घुस गया। जैसे ही उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाया, वैन आगे बढ़ गई और उसके आगे की कार को ओवरटेक कर लिया। हारून ने उनके बगल की लेन की ओर इशारा किया। वह वहां है। किंग ने अपनी भौहें उठाईं और स्टीयरिंग व्हील को मोड़ते हुए अगली लेन में चले गए, जिससे जिस कार को उन्होंने अभी अभी काटा था उसे ब्रेक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब कायरा ने देखा कि वे उसके पास आ गए हैं तो उसके लाल होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में बदल गए। अब ये दिलचस्प है। उसकी आंखें आगे की सड़क पर टिकी रहीं, कभी कभी रियरव्यू मिरर पर नजर डालती, जबकि वह लापरवाही से केवल अपने दाहिने हाथ से गाड़ी चला रही थी। गोली मारो। वह फिर से अगली लेन में चली गई। राजमार्ग में 8 लेन थीं। ऊपर से कोई भी 2 कारों को लगातार उन 4 लेन के बीच बिजली की गति से आगे पीछे घूमते हुए देख सकता था। जैसे ही वे एक चौराहे के पास पहुंचे, ट्रैफिक लाइट हरी से पीली हो गई।
कायरा दूसरी लेन पर थी और तीसरी लेन पर कार पहले से ही लाल बत्ती के लिए धीमी हो रही थी। अचानक उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और पहले से आगे चल रही कार को ओवरटेक करने के लिए बने गैप का फायदा उठाया और लाल बत्ती के अभी भी पीली होने तक चौराहे से तेजी से निकल गई। ओवरटेक की जा रही कार और तीसरी लेन पर चल रही कार के ड्राइवर दोनों ही चौंक कर चिल्ला उठे, बकवास! अब इतनी तेजी क्यों? क्या वे मरना चाहते हैं? जैसे ही उन्होंने उसे कोसना समाप्त किया, वे एक वैन को तेजी से उनके पास से गुजरते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक दूसरे से टकराने वाली धातु की चीख ने उन्हें गुस्से में पीला कर दिया जब हवा में एक तेज धमाका गूंजा। वैन तेजी से उनके पास से गुजरी और बाईं ओर से आ रही एक सेडान से टकरा गई। सेडान कार टक्कर से उड़ गई, जबकि वैन के पीछे की कारें समय पर नहीं रुक पाईं और चेन रिएक्शन दुर्घटना में एक दूसरे से टकरा गईं। हालांकि एरन ने सीट बेल्ट पहना हुआ था, फिर भी वह खून से लथपथ था और उसके पैर टूट गए थे। जैसे ही उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, उसने किंग की ओर देखा, जो भी उतना ही घायल था, और उसने कांपते हाथ से किंग को थप्पड़ मारा। तुम रेसिंग किंग कैसे हो? क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने लाल बत्ती नहीं देखी? तुम बुनियादी सड़क नियमों को भी नहीं जानते? तुम खुद को किंग कैसे कह सकते हो? मैं इसके लिए तुम्हें मार सकती हूँ। जब कायरा ने अपने रियरव्यू मिरर से वैन को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा तो उसने पलक झपकाए और मासूमियत से टिप्पणी की, तुम मेरा कितना पीछा कर रहे थे? अगर कोई आदमी इतने जोश से मेरा पीछा करता तो मैं उसके प्रस्ताव पर सहमत हो जाती। आखिरकार एक भड़की हुई आग एक जिद्दी आदमी से डरती है। हा। अचानक टीना की आंखें खुली और वह सीधी बैठ गई। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? क्या ये ग्रेट दादाजी है? कायरा ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। नहीं, तुम गलत हो। खैर, तुम ठीक समय पर जाग गई। वापस सोने मत जाओ, हम लगभग घर पहुंच चुके हैं। ओह, टीना ने जम्हाई ली और अपने शरीर को तान लिया। कहो कायरा, दादाजी ने हाल ही में तुमसे बाहर क्यों नहीं पूछा? कायरा ने कार पार्किंग में मोड़ दी। वह बिना किसी कारण के मुझे क्यों बुलाएगा? चलो कायरा, आंखों वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि दादाजी तुम्हें पसंद करते हैं, ठीक है? वाह! टीना अचानक कार की खिड़की से बाहर इशारा करते हुए चीखी। कायरा, देखो, आज यहाँ बहुत सारी कारें खड़ी हैं। कायरा ने भी ये देखा और सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगता है कि आज लोग यहाँ रहने आए हैं। टीना ने आंखें सिकुड़ते हुए और नकली चिंतन में अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए फुसफुसाया। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले यहाँ कोई और नहीं रहता था, तो अब यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? यह एक पॉपअप मार्केट की तरह है। अचानक वे चले गए। फिर वे फिर से अचानक वापस आ गए। उसे एहसास हुआ और उसने चौंक कर कायरा को देखा। वे इस जगह को एक होटल की तरह मानते हैं जहां वे अपनी मर्जी से आते जाते हैं। कायरा टीना को अनदेखा करने के लिए ललचाई क्योंकि वह लगातार बकबक कर रही थी। जब लिफ्ट उनकी मंजिल पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि उनके बगल वाली यूनिट का दरवाज़ा खुला हुआ था। वे किसी को कुछ फर्नीचर के बारे में हिलते हुए सुन सकते थे। टीना ने उत्सुकता से अपार्टमेंट में झांका और अंदर की शानदार सजावट देखकर दंग रह गई। हे भगवान, इस पर बहुत खर्च हुआ होगा। पूरी जगह को पारंपरिक सौंदर्य के अनुसार पुनर्निर्मित किया गया है। टीना ने कायरा की आस्तीन पकड़ ली। दीवार पर लगी पेंटिंग को देखो, क्या वह असली है? ये कितनी महंगी है? कायरा शास्त्रीय पेंटिंग्स से कुछ हद तक परिचित थी, लेकिन उसे इसे प्रामाणिक बनाने के लिए पेंटिंग के करीब जाना होगा। उसने अपना सिर हिलाया और टीना को वापस अपने अपार्टमेंट में खींच लिया। मुझे भी नहीं पता, चलो घर चलते हैं। घूरना बंद करो। वह भी कुछ कदम दूर ही गई थी जब वह रुकी और पलट गई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने भौहें सिकोड़ते हुए अपार्टमेंट के अंदर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये श्री कृष्ण की जगह लगती है। तभी एक लंबा आदमी डिवाइडर के पीछे से बाहर आया। उस आदमी ने एक सफ़ेद फूलदान पकड़े हुए सफ़ेद दस्ताने पहने हुए थे। कायरा को देखकर वह मुस्कुराया और धीरे से कहा, क्या संयोग है? क्या उसे डर नहीं था कि कायरा उसे थप्पड़ मारेगी? कायरा ने उसके झूठ को उजागर नहीं किया और बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। क्या संयोग है? विक्रम अवाक रह गया। वह कायरा की दयालुता से चकित था। वाह मिस्टर कृष्णा! टीना हैरान थी कि कायरा अचानक क्यों पलट गई। जब उसने सोहन को अपार्टमेंट में खड़े देखा तो वह उत्साह से उछल पड़ी। कायरा पर हाथ रखते हुए, सोहन के कंधों पर हाथ रखते हुए उसने ये कहते हुए यूनिट के अंदर झांकने की पूरी कोशिश की, आप सोहन हैं? उसके दस्ताने वाले हाथों ने सफ़ेद फूलदान को धीरे से रगड़ा और वह सुरुचिपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। हाँ, अब हम पड़ोसी हैं। टीना ने अपनी जीभ चटकाए। क्या आपने पूरा परिसर सिर्फ इसलिए खरीद लिया ताकि आप कायरा के पड़ोसी बन सकें, जब आपको पता चला कि उसने यहाँ एक अपार्टमेंट खरीदा है, परदादा? टीना, कायरा ने धीरे से टीना की शर्ट खींची। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोहन ने वास्तव में उसकी वजह से पूरा परिसर खरीदा था। उस प्रश्न के साथ बहुत अधिक प्रत्यक्ष होना केवल शर्मिंदगी का कारण बनता। टीना को स्थिति बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी और उसने पूछना जारी रखा, ठीक है परदादा।
सोहन ने शांति से उसकी ओर देखा। मैंने कंपनी के कर्मचारियों के लिए परिसर खरीदा। बहुत बढ़िया दादाजी, क्या आपकी कंपनी अभी भी काम पर रख रही है? मेरा क्या, अगर मैं आपके लिए काम करूं तो क्या आप मुझे एक अपार्टमेंट देंगे? टीना का शरारती पक्ष फिर से सामने आ रहा था, लेकिन वह अभी किसको चिढ़ा रही थी? कायरा ने एक आह में अपने होठों को बंद किया और टीना को हाथ से पकड़कर वापस उनकी यूनिट में ले गई। चलो घर चलते हैं टीना। टीना ने साथ जाने से इनकार कर दिया और एक बच्चे की तरह विनती करने लगी जो अपने माता पिता से कैंडी की भीख मांग रहा था। कायरा, मुझे भी अपना यूनिट चाहिए। मैंने तुम्हें जो बोनस दिया है वह तुम्हारे लिए घर खरीदने के लिए पर्याप्त है, ठीक है? कायरा ने दरवाजा खोला और एक लात से टीना को यूनिट के अंदर धकेल दिया। तुम कृतघ्न बदमाश, क्या तुम सिर्फ एक अपार्टमेंट के लिए मुझे धोखा देने जा रहे हो? कायरा, दादाजी तुम्हारे लिए इतनी दूर से आए हैं, है ना? कार में वापस आकर किसी ने कहा कि अगर कोई आदमी उसका लगातार पीछा करे तो वह उससे शादी कर लेगी, टीना ने कहा। कायरा ने आंखें घुमाईं और बाथरूम में जाने से पहले अपनी चाबियां कॉफ़ी टेबल पर फेंक दीं। जब टीना ने बाथरूम के अंदर पानी के बहने की आवाज़ सुनी तो वह जल्दी से सोफे से उतरी और चुपके से अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। दादाजी, मैं वापस आ गई हूँ, दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई। सोहन को तुरंत पता चल गया कि यह कौन था। उसने सफ़ेद फूलदान नीचे रखा और अपार्टमेंट के दरवाजे की ओर चला गया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? टीना ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से उसकी ओर देखा और आंख मारी। तुम्हें कायरा पसंद है ना? क्या उसे इसका उत्तर देने की ज़रूरत थी? कोई भी देख सकता था कि उसे जवाब देना था। सोहन ने शांति से अपने दस्ताने उतार दिए। सिर झुकाए हुए भी वह इतना लंबा था कि टीना उसकी आंखों में संघर्षरत भावनाओं को देख सकती थी। हा, मुझे पता है ये सच है, भले ही तुम इसे न कहो। तुम्हें कायरा पसंद है? सोहन ने एक बार फिर चमकती, स्पष्ट आंखों से देखा और शालीनता से पूछा। तुम्हारे पास मेरे लिए क्या विचार हैं? टीना जानती थी कि कायरा सिल्वर्टन वापस आ गई थी क्योंकि वह अपनी मां की कंपनी वापस लेना चाहती थी। महान दादाजी, कायरा का प्रेम जीवन बहुत विश्वासघाती रहा है। वह एक बार एक बदमाश से मिली थी जो, खैर, उसे स्थिति को समझाना मुश्किल लगा। चाहे उसने इसे कैसे भी कहा, कुछ भी सही नहीं लग रहा था। झूठ बोलना बहुत मुश्किल था। सोहन की आंखें उसकी ओर सिकुड़ गईं। उसकी कठोर निगाह ने टीना को डराकर चुप करा दिया। जी महान दादाजी, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, इससे मुझे डर लगता है। वह डरी हुई खरगोश की तरह दरवाजे की ओर पीछे हट गई। सोहन ने अपना दाहिना हाथ जेब में डाला और उसकी ओर नीची निगाह से देखा। बस तुम कहना क्या चाहती हो? उसकी दमनकारी निगाहों के नीचे टीना ने चुपचाप गला साफ किया। मैं ये कहने जा रही थी, मैं ये कहने जा रहा था कि एक भड़की हुई आग भी एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति से डरती है। कायरा ने खुद ही यह कहा। टीना ने बोलना समाप्त करते ही भाग गई और सोहन वापस यूनिट की ओर मुड़ गया। विक्रम पर एक नज़र डालने के बाद, जो डिवाइडर के पीछे से चुपके से सुन रहा था, वह चुपचाप अपार्टमेंट में आगे बढ़ गया। विक्रम सोहन की आंखों में एक जानलेवा क्रोध को महसूस कर सकता था। क्या सोहन उससे इस बदमाश की जांच करने की मांग करने जा रहा था ताकि सोहन उस बदमाश और उसके परिवार को नष्ट कर सके? सोहन के विश्वासपात्र और उसे अच्छी तरह से जानने वाले व्यक्ति के रूप में विक्रम को जांच का ध्यान रखने के लिए भागने से पहले से ऐसा करने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं थी। सोहन का अपार्टमेंट कायरा के अपार्टमेंट से अलग था। उसके यूनिट में 4 बेडरूम, 2 लिविंग रूम और 2 बाथरूम थे। एक कमरे का इस्तेमाल उसके बेडरूम के तौर पर किया जा रहा था जबकि दूसरे कमरे को गेस्ट रूम में बदल दिया गया था। बाकी 2 कमरों का इस्तेमाल स्टडी रूम और एक गियर के तौर पर किया जा रहा था। सच कहूं तो सोहन को अपार्टमेंट का नवीनीकरण नहीं कराना पड़ा। जब उसने इसे खरीदा था तब पिछले मालिक ने पहले ही जगह का नवीनीकरण करा दिया था। हालांकि सोहन को आधुनिक इंटीरियर डिज़ाइन पसंद नहीं था और उसने कुछ ठेकेदारों से इंटीरियर डिज़ाइन फिर से करवाया था, जबकि यूनिट में फ़िलहाल जो फर्नीचर लगा हुआ है वह सब उसकी हवेली से आया था। इसलिए अपार्टमेंट में कोई केमिकल की गंध नहीं थी, सिर्फ हल्की पुदीने की खुशबू थी। सोहन स्टडी रूम में रतन की कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही उसने सोचा कि टीना ने क्या कहा था, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। कायरा ने पहले एक आदमी को डेट किया था। आखिर कायरा की सगाई शिया से हुई थी और वह ऐसी औरत नहीं थी जो इधर उधर सोती हो। उस स्थिति में ये सोहन से मिलने के बाद हुआ होगा। सोहन पूरी सुबह स्टडी रूम के अंदर छिपा रहा। जब लंच तैयार हुआ, वर्धन ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने खटखटाया और खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं सुना जा सका। वर्धन ने फिर से दस्तक देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह उत्सुकता से दरवाजे के पास इंतजार करने लगा। पूरी दोपहर बीत गई और सोहन स्टडी रूम से बाहर बिल्कुल नहीं निकला। वर्धन इसे अब और सहन नहीं कर सका और उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। उसने खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा अचानक खुल गया और सोहन का बर्फीला चेहरा सामने आया। आप आखिरकार बाहर आ रहे हैं, मिस्टर सोहन। आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया।
आकर कुछ खा लीजिए मिस्टर सोहन, यह अपार्टमेंट बहुत बड़ा है। आपको सफाई और खाना बनाने के लिए किसी की ज़रूरत होगी। सोहन वर्धन के पास से गुजरा और रसोई में घुस गया। फिर उसने फ्रिज से दूध का एक कार्टन निकाला। अपनी कामुक गर्दन को झुकाकर उसने दूध का पूरा कार्टन गटक लिया। वर्धन समझ गया कि सोहन अच्छे मूड में नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। आखिर में उसने आह भरी और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। 20 मिनट तक लिविंग रूम में बैठने के बाद सोहन खड़ा हुआ और कायरा के अपार्टमेंट की ओर बढ़ने के लिए यूनिट का दरवाजा खोला। डिंग डोंग। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, कायरा कैजुअल लाउंजवियर पहने हुए दरवाजे पर दिखाई दी। उसे देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। क्या आप भोजन के लिए यहाँ हैं, सर? उसने अपनी गहरी आंखों से कायरा के कंधे के पीछे देखा और अपार्टमेंट को देखा। उसने अपनी गहरी आंखों से कायरा के कंधे के पीछे देखा और अपार्टमेंट को देखा। टीना वर्तमान में डाइनिंग टेबल के पास एक कुर्सी पर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठी थी। वह खुशी खुशी अपने भोजन का आनंद ले रही थी, लेकिन जब उसने उसे अपनी ओर देखते देखा तो उसने जल्दी से अपराधबोध से अपना सिर नीचे कर लिया। सोहन ने अपने होंठ सिकोड़े। अगर तुम्हारा खाना खत्म हो गया हो तो क्या तुम मेरे साथ नीचे टहलने चलोगी? वैसे भी कायरा का खाना लगभग खत्म हो चुका था। उसने अपने पहनावे पर नजर डाली। लाउंजवियर में इलाके में घूमना ठीक था, इसलिए वह जूते की कैबिनेट से सफ़ेद स्नीकर्स निकालने के लिए मुड़ी। उन्हें पहनने के बाद वह टीना से कहने के लिए मुड़ी, टीना, खाना खत्म होने के बाद नहा लेना। टीना ने दरवाजे की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने सिर हिलाया और बुदबुदाया, समझ गया। तभी कायरा मुस्कुराए और सोहन की बाँह थपथपाए। चलो चलें। छोटी सी लिफ्ट के अंदर सोहन चुप रहा। कायरा ने चुपके से उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह ये देखकर हैरान हो गई कि वे लिफ्ट से बाहर निकले और उस रास्ते पर चले जो ऊंचे पेड़ों की छाया वाले क्षेत्र के चारों ओर घूमता था। आसमान में अंधेरा छा गया और रात का पहला तारा, कैरा, चमक उठा। अचानक सोहन रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। सुमेध। कैरा को लगा कि वह उससे कुछ महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा है, इसलिए वह भी जल्दी से उसके सामने मुड़ी। आप शायद 20 जूस सिलोनारे हो सकते हैं। ट्यूमा के अनुसार मिस्टर जैक्सन की खूबसूरत महिला, जिसे वह प्यार करता था, बेहद बदसूरत थी और उससे शादी करने से पहले कभी कॉलेज नहीं जाती थी। आपको बेहतर होगा कि आप अपना व्यवहार ठीक से रखें। हम 10 ईयर्स में तलाक लेंगे। डोमिनिक डॉसन, नशे में टॉसेट ने एक को काटा। उसने देखा और उसे अडिग रूप से देखती रही। सोहन ने नीचे देखा। उसकी निगाहों में सामान्य तीक्ष्णता समाप्त हो गई थी, जिससे उसकी आंखों की गहराई से निकलने वाली कोमल चमक निकल रही थी। उसके पीछे एक राजसी पेड़ खड़ा था और शाम का पहला तारा रात को निहार रहा था। सब कुछ इतना सही लग रहा था। जैसे ही कायरा ने अपनी सांस रोकी, उसने उसे कहते सुना, कायरा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सोहन की तरह ही अपने प्यार के इजहार में भी वह पूरी तरह से नासमझ था। माहौल इतना गंभीर था कि उसे लगा कि वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह प्यार का एक बेहद सरल इजहार होगा। कायरा की पलकें फड़क रही थीं क्योंकि वह उसे देख रही थी और उसके गोरे गाल तेजी से लाल हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानती थी कि सोहन उसके लिए कितना दयालु था। हालांकि उसके पहले कुछ कहना उसे ठीक नहीं लगा। क्या होगा अगर सोहन ने उसे यह कह दिया कि वह बहुत ज़्यादा सोच रही थी? ये बहुत शर्मनाक होता। उसने आगे बोलने से पहले खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। वास्तव में मैं, हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसके पीछे से कदमों की एक श्रृंखला गूंज उठी। कायरा मुड़ने ही वाली थी कि अचानक उसे पीछे से एक नन्हे शरीर ने गले लगा लिया और एक बच्चे की मीठी आवाज़ सुनाई दी, मैंने तुम्हें जीतने दिया। कायरा आश्चर्य में मुड़ी और दो परिचित चेहरों को देखकर सुखद चौंक गई। जॉन, बेले, तुम यहाँ क्यों हो? बोलते समय वह घुटनों के बल बैठ गई। बेले खुशी खुशी उसकी बाहों में सिमट गई और उसने अपना गाल कायरा के गाल पर रगड़ा। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आई, मम्मी। नोवेल ड्रामा। जॉन ने नाक भान से कुड़ी। अगर मैंने मम्मी को नहीं ढूंढा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें ढूंढ सकते थे? तीनों खुशी खुशी बातें करने लगे, उनके बगल में खड़े लंबे खूबसूरत आदमी को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए। उस समय एक आदमी कोने से आया। हंसते हुए उसने कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। 2 बच्चे हर दिन आपको खोजने के लिए मुझे लगातार परेशान करते रहते हैं। मैंने उन्हें नहीं बताया कि आप कहाँ हैं, लेकिन वे आपको खोजने में काफ़ी चतुर थे। अगर मैं उन्हें यहाँ नहीं लाता तो वे देर सबेर यहाँ आने का कोई रास्ता खोज लेते। जब सोहन ने दूसरे आदमी की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और उसने उस आदमी को तीखी नज़र से देखा जो सामने आया था। क्या ये वही आदमी था? सोहन उस आदमी को जानता था जो उनकी ओर आ रहा था। यह आदमी जोसेफ हापर था, जो देश के दवा उद्योग के शीर्ष पर बैठे लोगों में से एक था। जोसेफ आसन खतरे को भांप सकता था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जो पीछे नहीं हट सकता था या अपने मालिक को शर्मिंदा नहीं कर सकता था। अहम। अपना गला साफ करने के बाद उसने सोहन से आंखें मिलाईं। तुम कौन हो?
तभी कैरा को याद आया कि सोहन उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। वह उसे बताना चाहती थी कि वह पहले से ही 2 बच्चों की माँ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसके बच्चे भाग गए। ये ठीक था, अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेले का हाथ थामे वह जोसेफ और उसके बच्चों को सोहन से मिलवाने ही वाली थी कि सोहन ने उसे एक गहरी नज़र से देखा और फिर उनसे दूर चला गया। जोसेफ चौंक गया। क्या मतलब है उसका? सोहन को जाते देख कैरा ने अपने होंठ काटे और आत्महीनता भरे अंदाज में कहा, शायद उसे बच्चे पसंद नहीं हैं। सोहन के अपने अपार्टमेंट में वापस आने के काफ़ी समय बाद भी वह उन 2 बच्चों के बारे में सोचकर बाहर नहीं निकल पाया। एक बदमाश और 2 बच्चे। पिछले 4 सालों में कैरा के साथ क्या हुआ था? वह लिविंग रूम में अकेला बैठा काफ़ी देर तक हवा में घूरता रहा। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था जब अचानक उसने किसी को दरवाज़ा खटखटाते सुना। दस्तक की आवाज़ सुनकर सोहन अपने विचारों से बाहर आ गया और वह अपार्टमेंट के दरवाजे की ओर चल पड़ा। दरवाज़ा खुला और अपार्टमेंट के बाहर 2 बच्चे खड़े दिखाई दिए। लड़के ने पीले रंग का बत्तख का पजामा पहना हुआ था और कार्टून छवियों से सजी चप्पल पहनी हुई थी। लड़की ने बच्चों के बीच लोकप्रिय एक खास पीले रंग के जीव की छवियों से सजी पजामा पहनी हुई थी, जबकि उसने अपनी बाहों में एक पीले रंग की बत्तख की आलीशान चीज़ पकड़ी हुई थी। वे बहुत प्यारे लग रहे थे और उनकी हिरण जैसी आंखें उसे घूर रही थीं। सर, क्या हम एक कमरा ले सकते हैं? बच्चों को देखकर सोहन ने भौहें सिकोड़ीं। वह एक ऐसे परिवार की एक सम्मानित पीढ़ी के हिस्से के रूप में पैदा हुआ था जो इतना बड़ा था कि वह अपने से दशकों बड़े लोगों के दादाओं की पीढ़ी में था और अपनी छड़ी पर लंगड़ाते हुए चलने वाले बुजुर्गों के पिताओं की पीढ़ी में था। जब से वह बच्चा था तब से वह हमेशा खुद को एक कुलीन हवा के साथ रखता था। वह ठंडा और सख्त था, हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था जिसका बहुत सम्मान किया जाना चाहिए। उसके परिवार का हर बच्चा उससे डरता था। उनमें से किसी ने भी उसके साथ 5 मिनट से ज़्यादा एक ही कमरे में रहने की हिम्मत नहीं की। इसके विपरीत उसे घूर रहे 2 बच्चों की चमकीली आंखों में कोई डर नहीं दिख रहा था। वे उससे डरते नहीं थे। क्या तुम अपने अपार्टमेंट में नहीं सो सकते? मुस्कुराते हुए बेले के गालों पर डिंपल दिखाई दिए। उन डिंपल की मौजूदगी से उसकी पहले से ही प्यारी शक्ल और भी निखर कर सामने आ गई। वह खिलौना कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली गुड़ियों से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हमारे घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम हैं और हम टीना के साथ सोना नहीं चाहते। टीना का नाम लेते ही वह नाराज़ हो गई। ये साफ था कि वह टीना को पसंद नहीं करती थी। वह सोते समय अपने दांत पीसती है और खर्राटे लेती है। वह बहुत बदबूदार फौट भी करती है। उसने अपने हाथों से अपनी नाक भी ढक ली थी, मानो वह उन फौट की गंध सूंघ सकती हो। जॉन ने नाराज़गी जताते हुए अपने खूबसूरत चेहरे को परेशान भाव में बदल लिया। मम्मी के बिस्तर में हमारे सोने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए हम दोनों को खुद सोने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। इस पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में से सिर्फ कायरा और सोहन के अपार्टमेंट ही भरे हुए थे। बच्चों को सोहन से कमरा उधार लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कई दरवाज़ों पर दस्तक देने के बाद, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक बुरा आदमी हूँ? जॉन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें मम्मी पसंद हैं। सोहन ने आश्चर्य से जॉन की ओर देखा कि इतना छोटा लड़का इस बारे में जान सकता है। जॉन को सोहन की गरिमा की परवाह नहीं थी और उसने कहा, बस सर, ये नाटक बंद करो। हम यहाँ एक कमरा उधार लेने आए हैं ताकि तुम्हें मम्मी के करीब आने का मौका मिले। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो बेले और मैं हमारे सोफे पर ही सोएंगे। जॉन ने फिर बेले का हाथ पकड़ लिया जैसे कि वे अभी चले जाएंगे। सोहन ने बच्चों की ओर देखा और उसकी आंखों के पीछे सिरदर्द बढ़ने लगा। लोन को एक छोटे वयस्क की तरह महसूस हुआ, ठीक वैसे ही जैसे सोहन बचपन में करता था। पूरे रवैये को इस तरह से कहा जा सकता है, हाँ कहो या मैं चला जाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि सोहन बच्चों से उसके साथ रहने की भीख मांग रहा था। क्या जॉन कैरा जैसा था या उसके बुरे पिता जैसा? सोहन के दिल में ईर्ष्या जाग उठी। हालांकि बच्चे कैरा के थे, इसलिए वह उन्हें सोफे पर सोने नहीं दे सकता था। अंदर आओ, उसने कहा। बच्चों को अंदर आने देने के लिए एक कदम पीछे हट गया। बेले खुशी से मुस्कुराए और अपने आलीशान बत्तख को हाथ में लेकर अंदर भागी। धन्यवाद सर। जॉन ने एक भान उठाए और अपने पीले बत्तख पजामा की जेबों में हाथ डाले हुए अपार्टमेंट में घुस गया। जिस तरह से उसने अभिनय किया, उससे सोहन की पलकें झपकने लगीं। दरवाज़ा बंद करने के बाद सोहन रसोई में चला गया। चूंकि तुम मेरे घर पर सोओगे, इसलिए मुझे कम से कम तुम्हारे नाम तो पता होने चाहिए। जैसे ही बच्चों ने देखा कि खाना है, वे जल्दी से देखने के लिए दौड़े। बेले ने सोहन को फ्रीजर से स्टेक निकालते हुए देखकर अपने होंठ चाटे। जब वे वापस अपार्टमेंट में पहुंचे तो टीना ने डिनर में परोसे गए खाने का हर निवाला खा लिया था। कैरा ने उनके लिए सिर्फ एक कटोरी नूडल्स बनाए थे। मांस देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। सोहन ने उनकी तरफ देखा। जब उसने देखा कि वे कितने भूखे लग रहे हैं तो उसने फ्रीजर से 2 और स्टेक निकाले।
बेले मुस्कुराए और विनम्रता से कहा, धन्यवाद सर। सोहन ने ठहाका लगाया। उसे विनम्र बच्चे पसंद थे। उसने स्टोव पर एक पैन रखा और उसमें मक्खन का एक टुकड़ा डालते हुए आग चालू कर दी। जब वह मक्खन के पिघलने का इंतजार कर रहा था तो उसने उनकी तरफ देखा। तुमने अभी भी मुझे अपना नाम नहीं बताया है, अपने हाथों को अपने मुंह पर रखते हुए बेले ने कहा। टी ही। जॉन ने अपनी आंखें घुमाईं। हा, सोहन ने भौहें सिकोड़ी। मैं सिर्फ तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, इसमें मजाक क्या है? बेले ने अपने हाथ नीचे कर लिए और खुद को दोहराया, टी ही। जॉन ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, हा, क्या इसे ही पीढ़ी का अंतर कहते हैं? संचार में ये कितना बड़ा अंतर था। सोहन ने एक स्टेक उठाया और धमकी भरे लहजे में कहा, यदि आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगे तो मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगा। बेले घबरा गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे झपकी जैसे वह रोने वाली हो। मेरा नाम टी ही तिलक यादव है, जबकि जॉन का नाम हाहा तिलक यादव है। सोहन अवाक रह गया। इस विशाल दुनिया में सभी प्रकार की अजीब विषमताएं हैं जिसमें वे रहते थे, लेकिन कायरा अपने बच्चों के नामकरण के समय बहुत ही लापरवाह थी। इस विशाल दुनिया में सभी प्रकार की अजीब विषमताएं हैं जिसमें वे रहते। नीचे, मैंने तुम्हारी मम्मी को तुम्हें बेले और जॉन कहते हुए सुना। टी ही और हाहा उपनाम होने चाहिए, है न? नहीं, बेले ने धैर्यपूर्वक समझाया, क्योंकि वह उसके हाथों में स्टेक को घूर रही थी। बेले और जॉन हमारे उपनाम हैं। हमारे कानूनी नाम टी ही और हाहा हैं। सोहन चुपचाप घूरता रहा। ठीक है, जबकि उनके असली नाम बहुत ही अनौपचारिक थे। कैरा ने उन्हें उपनाम देते समय कुछ क्लास दिखाए। ये हास्यास्पद था। कैरा एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और एक वास्तविक पटकथा लेखक थी, फिर भी ये वे नाम थे जो उसने अपने बच्चों के लिए चुने थे। स्टेक को भूनने के बाद सोहन ने उन्हें लकड़ी की मेज पर रखी जटिल प्लेटों में परोसा, जबकि प्लेटों के बगल में कांटे और चाकू रखे हुए थे। सोहन ने अभी अभी अपनी कटलरी उठाई थी, तभी उसे अचानक एक विचार आया। उसने बच्चों की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें चाहिए कि मैं उन्हें काटूं? धन्यवाद, लेकिन ये ठीक है सर। बेले ने अपनी कटलरी उठाई और काटना शुरू कर दिया। हालांकि स्टेक काटने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। जॉन स्टेक काटते समय बेले की तरह अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन वह उतना सफल भी नहीं था। सोहन उनके व्यवहार से प्रभावित था। वे सब कुछ खुद करने को तैयार थे और जब काम उनके लिए संभव हो तो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते थे। कायरा ने स्पष्ट रूप से उन्हें अच्छी तरह से सिखाया था। जब वे अपने स्टेक से निपट चुके तो सोहन ने बच्चों को अपने दांत ब्रश करते हुए देखा। जब उसने उनके मुंह के चारों ओर टूथपेस्ट के बुलबुले को देखा तो उसने कायरा के बारे में सोचा। कायरा ने अभी भी अपनी भोली भाली छवि नहीं खोई थी। क्या वह हमेशा बच्चों की दोस्त बनी रहने की उम्मीद कर रही थी? जब जॉन ने अपने दांत ब्रश करने के बाद ऊपर देखा तो उसने देखा कि सोहन बेले और उसे घूर रहा था। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने क्रॉस किया और आत्मविश्वास से पूछा, क्या आप मम्मी के बारे में सोच रहे हैं सर? सोहन तुरंत अपने होश में आ गया। एक पल के लिए वह जॉन की आंखों में देखने से भी डरने लगा। बिल्कुल नहीं, अगर आपका काम हो गया है तो चलिए सोने चलते हैं। जॉन ने मुंह बनाया और बेले को अपने साथ लेकर सोहन के पीछे चला गया। सौभाग्य से सोहन ने विक्रम से एक अतिथि शयन कक्ष तैयार करवाया था, जिसमें एक किंग साइज का बिस्तर लगा था। दोनों बच्चों के लिए पर्याप्त बिस्तर की जगह थी। उन्हें सुलाने के बाद सोहन ने धैर्यपूर्वक पूछा, क्या आपको मेरी ओर से सोने से पहले कहानी सुनाने की आवश्यकता है? जॉन ने घृणा से अपनी नाक सिकुड़ते हुए कंबल से अपना सिर बाहर निकाला। हम बच्चे नहीं हैं, हमें सोने से पहले कहानियों की क्या आवश्यकता होगी? उसने खुद को इस तरह से संभाला कि वह सोहन की तरह ही आत्मविश्वासी और शक्तिशाली लगे। सोहन बेले को पसंद करता था। वह बहुत प्यारी और कोमल थी। लड़कियां वाकई लड़कों से बेहतर बच्चे होती हैं। बिना एक और शब्द कहे उसने जोर से लाइट बंद कर दी और फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक बच्चे के खिलाफ कोई शिकायत रखने से इनकार कर दिया। गर्मियों के दौरान सूरज जल्दी और चमकीला उगता था। कैरा अपने कमरे में सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठी, क्योंकि उसका मन अपने बच्चों के विचारों में डूबा हुआ था। जब उसके बच्चे उसके बगल में होते थे तो उसका मूड हमेशा अच्छा रहता था। उसने आलस से हाथ फैलाया और पलट गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने खुशी से कहा, गुड मॉर्निंग बेले, जॉन। ओह नहीं, उसके बच्चे कहाँ थे? वह बिस्तर से उठी और बेडरूम के दरवाजे से बाहर निकली, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने अपनी चप्पलें पहनने के लिए भी नहीं रुकी। जॉन, बेले, वे सोफे पर या लिविंग रूम में कहीं और नहीं थे। वे रसोई या बाथरूम में नहीं थे। वह टीना के कमरे में भी दौड़ी और बिना खटखटाए उसमें घुस गई। टीना अपने बिस्तर पर फैली हुई थी। जब कैरा अंदर भागी तो वह चौंक गई और तुरंत उठकर बैठ गई। तुम क्या कर रही हो कैरा? कायरा का चेहरा चिंता से भरा था। उसकी भूरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। टीना, बेले और जॉन गायब हैं। गायब? टीना ने अपने गंदे बालों में हाथ फेरा और बिस्तर से उठते हुए उसने पूछा।
क्या तुमने बाथरूम या किचन में देखा है? मैंने देखा है, वे वहाँ नहीं हैं। टीना स्तब्ध थी। वह जानती थी कि यह बड़ी बात थी। बच्चे अपार्टमेंट के बाहर और कहाँ जा सकते थे? ये देश में उनकी पहली वापसी थी। वे यहाँ की संस्कृति से परिचित नहीं थे और वे लगभग 3 साल के थे। अगर उन्हें दुनिया में छोड़ दिया जाता तो वे बलि के लिए इंतजार कर रहे मेमने होते। टीना भी घबराने लगी। घबराओ मत कायरा, मैं भी उन्हें ढूंढूंगी। अपने बालों को कंघी करने या अपने चेहरे को धोने के लिए रुके बिना सभी ने कहा कि महिलाओं के लिए ये कठिन था, लेकिन अकेली माताओं के लिए ये सबसे कठिन था। कैरा भागने के बाद से ही टीना के साथ रहती थी। टीना ने उस विश्वविद्यालय के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था जहां वह उस समय पढ़ रही थी। उसने देखा कि कैरा को मॉर्निंग सिकनेस इतनी बुरी थी कि ऐसा लग रहा था कि कैरा उल्टी करके मर जाएगी। उसने कैरा को समझाने की कोशिश की थी गर्भपात कराना। आखिरकार बिना पिता के पैदा हुए बच्चों को हमेशा जीवन में सबसे बुरे हालातों से जूझना पड़ता है। कैरा ने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा और अपने अंदर बढ़ती मतली के बावजूद खुशी से मुस्कुराई। इस दुनिया में मेरा कोई परिवार नहीं बचा है। बच्चा ही मेरा एकमात्र परिवार है। मैं इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका मिलने से पहले ही उसकी जिंदगी छीनने का जोखिम कैसे उठा सकती हूँ। उन्होंने सोचा था कि बच्चों की परवरिश का सबसे मुश्किल हिस्सा तब होता है जब बच्चे अभी भी स्तनपान कर रहे होते हैं। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि जब बच्चे चलना सीखते हैं तो वह सबसे थका देने वाला चरण होता है। सौभाग्य से दोनों बच्चे बहुत होशियार और प्यारे थे। 3 साल की उम्र में वे पहले से ही खुद की देखभाल कर सकते थे। बेशक कैरा के चले जाने के बाद भी उन्होंने उन्हें जोसेफ को सौंप दिया। इस प्रकार टीना ने कैरा की भावनाओं को पूरी तरह से समझा। कैरा, जब तक तुम प्रबंधन से निगरानी रिकॉर्ड के लिए पूछो, मैं इलाके में खोज करूंगी। ये पूरी इमारत सोहन ने खरीद ली है, इसलिए यहाँ सभी को हमारे पक्ष में होना चाहिए। कैरा के पास ये सोचने का समय नहीं था कि सोहन वास्तव में उसकी टीम में था या नहीं, क्योंकि लिफ्ट के दरवाजे खुल चुके थे। वे तुरंत बाहर निकले। माफ करना, मेरे बच्चे गायब हैं। क्या हम कल रात के निगरानी रिकॉर्ड देख सकते हैं? ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड वह व्यक्ति था जो उस टीम का हिस्सा था जिसे विक्रम ने कायरा के बारे में जानकारी दी थी। वास्तव में विक्रम ने इमारत में काम करने वाले सभी लोगों को कायरा की एक तस्वीर दिखाई थी ताकि वे हर समय उसकी मदद कर सकें। जैसे ही उस आदमी ने ये सुना, वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बहुत अच्छा, मेरे साथ आओ। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह आदमी तुरंत कायरा के अपार्टमेंट के बाहर लगे कैमरों से निगरानी रिकॉर्ड निकालने में सक्षम हो गया। रात के करीब 11:20 बजे उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और 2 बच्चों को गलियारे की ओर जाते हुए देखा। कायरा में चिंता बढ़ गई। वे वहाँ हैं। जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वे आखिरी दरवाजे की ओर बढ़े जो सोहन का चेहरा दिखाने के लिए खुला था। वे सोहन की यूनिट में थे। कायरा की खुशी मुश्किल से कुछ सेकंड से ज्यादा चली, इससे पहले कि उसके शरीर में ठंड फैल जाए। शूट, सोहन बच्चे पसंद नहीं थे। क्या वह बेले और जॉन को गाली देगा? कैरा ने टालमटोल करने की हिम्मत नहीं की। सुरक्षा गार्ड को धन्यवाद देने के बाद उसने वापस ऊपर जाने से पहले टीना को फ़ोन किया। जब वह सोहन के दरवाजे के सामने खड़ी थी तो उसने घंटी बजाने से पहले खुद को शांत दिखाने के लिए एक गहरी सांस ली। सिर्फ 10 सेकंड में दरवाज़ा खुला और कैरा को कार्टून चित्रों से सजे पजामा पहने और पैरों में कार्टून चित्रों से सजी चप्पल पहने देखा। जब उसने बाहर खड़ी गंदे बालों वाली महिला को देखा तो वह मुस्कुराया। वह इस स्थिति के बावजूद हर समय इतनी प्यारी कैसे दिख सकती है? सोहन की गहरी मर्दाना आवाज़ हवा में आलस से गूंज उठी। अंदर आओ और हमारे साथ नाश्ता करो। कैरा वास्तव में इस प्रस्ताव से काफ़ी शर्मिंदा थी। आखिरकार उसके बच्चों ने कल रात सोहन को परेशान किया था। उसे उनके साथ मुफ्त नाश्ते में शामिल होना थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। बेले ने अपने सैंडविच से एक निवाला लिया और खुशी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मम्मी, हमारे साथ खाओ। उसने जो नाश्ता बनाया है वह बहुत स्वादिष्ट है। जॉन ने सोहन की मदद करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जैसा कि लोकप्रिय कहावत है, उपहार बुद्धिमान लोगों की आंखों को अंधा कर देते हैं। जॉन ने मुंह बनाया और कहा, मम्मी, मेज़ पर इतना खाना है कि वह इसे अकेले खत्म नहीं कर सकता। थोड़ी दया करो और उसकी मदद करो। नाश्ते से लदी मेज़ को घूरते हुए कैरा ने सोचा कि सोहन शायद ही सब कुछ खत्म कर पाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। कैरा ने शर्मिंदगी महसूस करने से खुद को रोका और अपने दोनों बच्चों के पास बैठ गई। मेज़ सैंडविच, ब्रेड और सभी तरह के पास्ता से भरी हुई थी। नाश्ते में जो भी चाहिए वो सब मेज़ पर मिल सकता है। सोहन ने उसे पास्ता की एक प्लेट परोसकर उसके हाथ में रख दी। हैरान होकर कायरा ने पूछा, तुमने सब कुछ खुद बनाया है? मेज़ पर सैंडविच, ब्रेड और तरह तरह के पास्ता रखे हुए थे। नाश्ते में जो भी चाहिए वो सब मेज़ पर मिल सकता है। सोहन ने उसे पास्ता की एक प्लेट परोसकर उसके हाथ में रख दी। हैरान होकर कायरा ने पूछा, तुमने सब कुछ खुद बनाया है? सोहन ने एक चम्मच पास्ता खाया और हंसा। मैंने विक्रम से हवेली में शेफ से कहा था कि वे कुछ खाना भेज दें क्योंकि अब मैं यहाँ रह रहा हूँ।
नौकरों ने अभी अभी यह सब भेजा है। कायरा ने जवाब में गुनगुनाया। एक शक्तिशाली परिवार में जन्म लेना कितना अच्छा होगा जहां सेवा पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने एक चम्मच उठाया और अपना पास्ता लिया ही था कि सोहन ने अचानक पूछा, बच्चों का पिता कहाँ है? उसने लगभग अपना मुंह भरा पास्ता थूक दिया। पिता? वह तो जानती भी नहीं थी कि वह कौन है। उससे इस सवाल का जवाब देने की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? अपने बच्चों की गहरी निगाहों से वह घबरा गई, इसलिए उसने जल्दी से पास्ता मुंह में रख लिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि उसके सामने बैठा आदमी अभी भी शांत भाव से अपना पास्ता खा रहा था, जबकि उसकी गहरी आंखें एक बार भी उसके चेहरे से नहीं हटीं। इस विषय पर किसी भी टन के बारे में बात न हो, इसके लिए उसने इस विचार को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। ठीक है, वह मर चुका है, उसने कहा। उसके झूठ के बावजूद उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। मर गया। सोहन ने पास्ता का अपना मुंह निगल लिया और अपनी आंखों में बर्फीली चमक को छिपाने के लिए अपनी आंखें नीची कर लीं। उस बदमाश ने उसे कितनी बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी कि वह चाहती थी कि वह मर जाए। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कुछ मिनट बाद वर्धन ने अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोला। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे व्यक्तियों को देखकर वह आदमी दंग रह गया। क्या हो रहा था? उसने सोहन को सिर्फ एक रात के लिए अकेला छोड़ा था, लेकिन अब उसके बच्चे थे। दोनों बच्चों को देखकर लग रहा था कि वे लगभग 3 साल के थे। क्या वह समय की दरार से गुजरकर भविष्य में पहुंच गया था? जब उसने देखा कि वे चारों उसे घूर रहे थे तो वह अजीब तरह से मुस्कुराया और अपार्टमेंट में चलता रहा। मिस्टर सोहन, ये है। सोहन के चेहरे पर बहुत ही अप्रिय भाव था। ती और हाहा, मिस तिलक यादव के बच्चे। जेसन को एहसास हुआ, हालांकि स्थिति के बारे में कुछ अभी भी उसे अजीब लग रहा था। जब वह छोटा बच्चा था तो लड़का सोहन जैसा क्यों दिखता था? अपार्टमेंट में प्रवेश करने के तुरंत बाद विक्रम भी अंदर चला गया। जेसन की तरह विक्रम ती और हाहा को देखकर दंग रह गया। कायरा ने पहले कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। सोहन के साथ काम करने वाले सभी लोग पहले से ही जानते थे कि सोहन उससे डेट करना चाहता था, इसलिए उसके 2 बच्चों का अचानक सामने आना उनके लिए स्वीकार करने के लिए बहुत ज़्यादा रहा होगा। उसने अपना चम्मच नीचे रखा और अपने बच्चों के साथ खड़ी हो गई। कल रात बेले और जॉन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद, सर। अब हमने नाश्ता कर लिया है। मैं भविष्य में आपको बदले में भोजन कराऊंगा। सोहन ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ सिर हिलाया। कायरा ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और अपार्टमेंट से बाहर चली गई। विक्रम ने उन्हें कायरा के अपार्टमेंट में वापस जाते देखा और फिर सोहन के पास जाने के लिए दरवाज़ा बंद किया। मिस्टर सोहन, बच्चे मिस तिलक यादव के हैं। हर बार जब वे पूछते तो सोहन को ऐसा लगता जैसे दिल पर वार हो रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और विक्रम को अनदेखा कर दिया। वर्धन ने विक्रम को एक नज़र देखा। विक्रम उस नज़र से भेजे गए संदेश को समझ गया और अजीब तरह से अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए उसने सोचा कि क्या उसे सोहन को अब भी बताना चाहिए कि उसने क्या पता लगाया है। कुछ क्षण बाद सोहन ने अपनी आंखें खोलीं। तुम्हें अपनी जांच में क्या मिला? मुझे बताओ। कुछ क्षण बाद सोहन ने अपनी आंखें खोलीं। तुम्हें अपनी जांच में क्या मिला? मुझे बताओ, विक्रम ने घबराहट में कहा। मिस तिलक यादव ने सिल्वर्टन छोड़ने से पहले किसी अन्य आदमी के साथ अंतरंग रूप से बातचीत नहीं की थी। हालांकि सिल्वर्टन छोड़ने के बाद वह छुप गई और हम इस दौरान उसके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता कर पाए हैं। तुम बेकार हो। सोहन ने अध्ययन कक्ष में वापस जाने से पहले विक्रम को घूर कर देखा। विक्रम ने जेसन को देखने से पहले अपनी आंखों में एक शोकाकुल नज़र से उसे जाते हुए देखा। श्री वी आनंद, वर्धन, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उनके लिए जितने साल मेहनत की थी सब व्यर्थ गया। भले ही वह महान न हो, फिर भी उन्होंने काम किया। आपको ये भी पसंद आ सकता है। द सब्स्टिट्यूट हस्बैंड बिलियनियर लाइब्रेरी में जोड़े जॉर्डन समूह की गुप्त एकमात्र वारिसलाना उभरते अभिनेता डैनियल रे के साथ सदी की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके लिए ये कार्यक्रम महज प्यार का जश्न मनाने से कहीं बढ़कर था। यह अपनी असली पहचान प्रकट करने और अपने प्रिय के साथ अपना भविष्य सुरक्षित करने का अवसर था। हर कोई उसे बेकार क्यों समझता था? जैसे ही कॉल का जवाब दिया गया उसने अपने व्याकुलता को दबा लिया और सम्मानपूर्वक कहा, मैडम, मिस्टर सोहन की कई तस्वीरें थीं, है न? क्या आप मुझे उनकी एक तस्वीर भेज सकती हैं जब वह लगभग 3 साल के थे? श्रीमती कृष्णा ने भौहें सिकोड़ लीं। आप सोहन की एक बच्चे की तस्वीर क्यों चाहते हैं? कॉल खत्म होने के 5 मिनट से भी कम समय बाद श्रीमती कृष्णा ने जेसन के फ़ोन पर फोटो भेजी। तेज रोशनी में वर्धन ने ध्यान से फोटो की जांच की। आहा, वे एक जैसे दिख रहे थे। वास्तव में वे अविश्वसनीय रूप से समान थे। वे व्यवहारिक रूप से एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। हवा में हंसी गूंज उठी। वर्धन उत्साह से हाथ में फ़ोन लेकर बाथरूम से बाहर निकल गया। विक्रम को केवल इतना पता था कि उसने अपने पास से हवा का एक झोंका महसूस किया, इससे पहले कि वह वर्धन को अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक देता देखता। चूंकि जेसन का चेहरा बेलगाम उत्साह से चमक रहा था, विक्रम उत्सुकता से उसके पास गया।
जिस क्षण सोहन की गहरी आवाज ने जवाब में पुकारा, वर्धन ने दरवाजा खोला और विक्रम के साथ कमरे में प्रवेश किया। विक्रम जानना चाहता था कि वर्धन अपनी आस्तीन से किस तरह की चाल चल सकता है। मिस्टर सेवन। वर्धन डेस्क के सामने रुक गया और सम्मानपूर्वक अपना फ़ोन उसे सौंप दिया। देखिए सर, यह आपके बचपन की एक तस्वीर है। सोहन ने फ़ोन लिया। जब उसने फ़ोटो को प्रदर्शित देखा तो उसकी पुतलियां फैल गईं। अंत में उसने ऊपर देखने से पहले अविश्वास में इसे देखा। जेसन, ये वास्तव में एक बच्चे के रूप में मेरी एक तस्वीर है। हाँ सर, जिस क्षण से मैंने उस युवा लड़के को देखा, मुझे पता था कि वह एक बच्चे के रूप में आपके जैसा दिखता है। श्री सोहन, मुझे यकीन नहीं था, हालांकि डर था कि मैं गलत हो सकता हूँ। एल ने एक बच्चे के रूप में आपकी एक तस्वीर के लिए मैडम से पूछा। खैर, आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं और वह जल्दी से सोहन के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने फ़ोन पर नज़र डालने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। क्या ये वह छोटा लड़का नहीं था जो लिविंग रूम में था? क्या सोहन बचपन में ऐसा दिखता था? जब सोहन ने कोई जवाब नहीं दिया तो वर्धन ने कहा, तुम्हारा एक बार मिस तिलक यादव के साथ वन नाइट स्टैंड था, है ना? मुझे लगता है कि जुड़वां बच्चे तुम्हारे हैं। तुम्हारे जीन के बिना वे दोनों इतने सुंदर और प्यारे नहीं होते। विक्रम ने अपनी आंखें घुमाईं और मन ही मन वर्धन को चापलूसी करने के लिए कोसा। जैसे ही उसने मन ही मन वर्धन को कोसना समाप्त किया, वह बोला, मिस्टर सोहन, आपके पास कितने मजबूत जीन हैं। उस लड़के को आपकी शाही हवा विरासत में मिली है। इसके साथ और उन खूबसूरत आंखों के साथ, मुझे यकीन है कि इसके अलावा। टीना ने कहा कि कायरा ने एक बार एक बदमाश को डेट किया था, जबकि कायरा ने कहा कि बच्चों का पिता मर चुका है। अगर वह वास्तव में बच्चों का पिता होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि वह वही मरा हुआ बदमाश है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फ़ोन वापस वर्धन को फेंक दिया और फिर स्टडी रूम से बाहर निकल गया। वह गेस्ट बाथरूम में घुस गया और कंबल हटा दिया। उसकी गहरी आंखों ने चादर को स्कैन किया, खासकर तकियों के आसपास। अंत में उसे एक बाल का एक कतरा मिला। उसने ध्यान से उसे उठाया और फिर बाथरूम में जाकर बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए गए टूथब्रश को उठा लिया। विक्रम तुरंत ही बहुत सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा। सोहन ने बाल का कतरा और टूथब्रश विक्रम को देने के लिए अपने सिर से एक बाल तोड़कर दिया। पितृत्व परीक्षण के लिए इनका इस्तेमाल करें। मुझे सप्ताह के भीतर परिणाम चाहिए। हाँ सर। विक्रम ने पेश की गई वस्तुएं ले लीं। जाने से पहले उसने चुपके से वर्धन की ओर देखा और उसके चेहरे पर साफ साफ उसके विचार झलक रहे थे। मैं पूरी तरह से बेकार तो नहीं हूँ, है न? मिस्टर सोहन, वर्धन ही जानता है कि मेरे कारण आपके और मिस तिलक यादव के बीच क्या हुआ। अन्यथा उसे इस बात का संदेह ही नहीं होता। सोहन ने गुस्से से कहा, तुम मेरे बारे में गपशप कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं कर रहा था। मैं कसम खाता हूँ। विक्रम एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई और तुरंत अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। धिक्कार है। क्या उसकी मृत्यु की इच्छा थी? सोहन के निजी सहायक के रूप में वह सोहन के बारे में सब कुछ जानता था। यदि वह अपनी जीभ को नियंत्रण में नहीं रख सकता था तो उसे जल्द या बाद में बाहर निकाल दिया जाएगा। सोहन के निजी सहायक के रूप में वह सोहन के बारे में सब कुछ जानता था। यदि वह अपनी जीभ को नियंत्रण में नहीं रख सकता था तो उसे जल्द या बाद में बाहर निकाल दिया जाएगा। वर्धन ने हंसने से पहले दरवाजा बंद होने तक इंतजार किया। मिस्टर सोहन, विक्रम अपनी जीभ को सख्ती से नियंत्रण में रखता है। उसने मुझे केवल आपके और मिस तिलक यादव के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया था कि जब उसने मुझे पौष्टिक सूप की अधिक मात्रा देने के बारे में व्याख्यान दिया था तब उसका क्या मतलब था। तभी मुझे पता चला कि मैडम और मैं बिना किसी बात के चिंतित है। सोहन हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा था जो केवल उन लोगों को नौकरी पर रखता था जिन पर उसे पूरा भरोसा होता था, जबकि जिन पर उसे शक होता था उन्हें कभी नौकरी पर नहीं रखा जाता था। इसलिए उसने विक्रम पर वास्तव में शक नहीं किया था। वह केवल उत्तर के लिए बेताब था। उसने सिर हिलाया। इस बारे में एस्केलॉन में परिवार को अभी मत बताना, जेसन। भले ही बच्चे मेरे हों, किसी को उनके बारे में मत बताना। अस्पताल। एरॉन अस्पताल के बिस्तर पर अपने पैरों को ऊपर उठाए हुए फंसा हुआ था, जबकि उसकी बाहें प्लास्टर में फंसी हुई थीं। उसके गले में एक प्लास्टिक का ब्रेस भी लिपटा हुआ था। बिल्कुल मम्मी की तरह दिखने वाला वह बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला लग रहा था। फिर भी वह बड़बड़ाना बंद नहीं कर सका। चाची, मुझे परवाह नहीं है। आपको मेरा बदला लेना होगा। आपको कायरा को मारना होगा। एरॉन की हालत देखकर आलिया का दिल टूट गया। रोहन गुस्से से लाल हो गया था। वह मुड़ा और एडम कैंपबेल पर चिल्लाया, मैंने तुम्हें इसे संभालने के लिए कहा था और तुमने मुझे ये दिया है। तुमने कायरा को हमारी योजनाओं के बारे में सचेत कर दिया है और अब देखो तुमने आरोन के साथ क्या किया है। ये केवल इसलिए है क्योंकि वह कमज़ोर है। इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एडम गुस्से और दिल टूटने की स्थिति में उबल रहा था। दशकों से वह हमेशा अपनी मर्जी से चलता आया था। उसने पहले कभी कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उसके बेटे को वास्तव में एक महिला ने बेवकूफ़ बनाया।
यह एक बहुत बड़ा अपमान था। आरोन ने असंतोष में झल्लाहट दिखाई। यह मेरी गलती कैसे है? मैंने एक रेसिंग कार भी किराए पर ली थी राजा। वह रेसिंग किंग है। आप में से किसी ने मुझे नहीं बताया कि कैरा ड्राइविंग में इतनी अच्छी है कि रेसिंग किंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बस, आलिया एक बातूनी थी, लेकिन उसे दूसरे लोगों की बातें सुनना पसंद नहीं था। वह एडम की ओर मुड़ी और बोली, तुम्हें खुद कैरा का ख्याल रखना चाहिए। वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई है। वह न केवल लड़ाकू है, बल्कि एक अच्छी ड्राइवर भी है। देखो उसने मेरे प्यारे भतीजे के साथ क्या किया है। चूंकि एरॉन सिर हिला नहीं सका, वह केवल सहमति में पलकें झपका सका। ये सही है। तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा पिताजी। उसे मार डालो। स्वाभाविक रूप से एडम एरॉन को बुरी तरह घायल करने के लिए कैरा को कभी माफ नहीं करेगा। पूरा परिवार देख रहा था क्योंकि वह जोर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बहुत अच्छा, मैं अभी इस पर काम करूंगा। वह मुड़ा और अस्पताल के वार्ड के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, उसने सूट पहने 3 लोगों को बाहर खड़े देखा। समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने पहले ही दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया था। तुम कौन हो? एडम की आवाज़ का लहजा बहुत ही अप्रिय था। उसके शब्दों की गुंडों जैसी खींचतान के साथ वह बिल्कुल आम गैंगस्टर की तरह लग रहा था। समूह के शीर्ष पर खड़ा आदमी एक बेदाग काले सूट में था और उसकी नाक पर सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। वह लगभग एडम जितना ही लंबा था और एडम की तरह ही मजबूत उपस्थिति को दर्शाता था। एडम कितना भी शत्रुतापूर्ण क्यों न दिखे, वह आदमी शांत रहा। उसने एडम को पढ़ने के लिए अपने प्रमाण पत्र दिखाए और ऊंची और स्पष्ट आवाज में घोषणा की, मैं मैट बक हूं, मिस कैरा तिलक यादव का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील। मैं वसीयत के बारे में श्री रोहन तिलक यादव से बात करना चाहता हूं। तिलक यादव और कैंपबेल सभी को वसीयत के बारे में पता था। रोहन अकेला नहीं था जो वसीयत की विषय वस्तु के बारे में चिंतित था। कैंपबेल भी उतने ही चिंतित थे। उन्होंने तिलक यादव की बदौलत ही अपना भाग्य बनाया था। अगर अल्फा वेंचर्स कायरा के हाथों में पड़ गया तो रोहन सारी शक्ति खो देगा और कैंपबेल के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लानत है तुम पर। एडम ने मैट बक पर हमला करने के लिए मुट्ठी उठाई, लेकिन मैट के पीछे खड़े 2 आदमी तुरंत उसके पास पहुंच गए। उनमें से एक ने एडम की बांह पकड़ ली जबकि दूसरे ने एडम को जमीन पर दबा दिया। अपना चेहरा जमीन में दबाए हुए एडम ने अपने मुंह में मिट्टी का स्वाद चखा। उसने पहले कभी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं झेला था। उसने तुरंत धमकियां देना शुरू कर दिया। मुझे अभी छोड़ दो, क्या तुमने मेरी बात सुनी? नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैट ने एडम को एक नज़र भी नहीं बख्शा और वह अपने चमकदार काले चमड़े के जूतों में आगे बढ़ गया। कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों ने बाहर हो रहे शोर को सुन लिया था। जब रोहन ने देखा कि कौन अंदर आया है तो उसने अपनी छाती फुला ली और खड़ा हो गया। मैट ने उसे घूरते हुए कहा, श्री तिलक यादव, मुझे यकीन है कि आप पहले से ही वसीयत की सामग्री जानते हैं। मिस तिलक यादव ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। यदि आप नहीं चाहते कि तिलक यादव की प्रतिष्ठा बर्बाद हो तो उन्हें वह शेयर दे दे जो उन्हें मिलना चाहिए। अन्यथा वह आपको अपने पिता के रूप में नहीं पहचानेंगी और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करेंगी। रोहन ने अपनी बाहें क्रॉस की और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हाँ, उसे शेयर चाहिए। ज़रूर, उससे कहो कि उसे खुद मुझसे शेयर मांगने होंगे। मैट ने कई सालों तक वकील के तौर पर काम किया था। उसने जितने भी गुंडों और बदमाशों का सामना किया था उनमें रोहन सबसे बुरा नहीं था। उसने हाथ उठाया और अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर उठाते हुए खालीपन से जवाब दिया, अगर तुम्हारा जवाब यही है तो हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे। इतना कहकर वह चलने के लिए मुड़ा। हालांकि ऐसा करने के तुरंत बाद वह वापस मुड़ा और रोहन से कहा, मी तिलक यादव, तुम्हारे लिए एक दोस्ताना अनुस्मारक। मिस तिलक यादव के पास सबूत है कि तुमने बचपन से ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। बेशक इसमें 4 साल पहले के निगरानी रिकॉर्ड भी शामिल हैं। अगर हम कोर्ट में पहुंच गए तो तिलक यादव का सच में सफाया हो जाएगा। इसके अलावा कार का पीछा करना और अपहरण के प्रयास को हमला माना जाता है। अगर यह फिर से होता है तो वह सुनिश्चित करेगी कि तुम इतने टूट जाओगे कि तुम भोजन भी नहीं कर पाओगे। रोहन की ओर विनम्रता से मुस्कुराने के बाद वह मुड़ा और वार्ड से बाहर चला गया। जैसे ही एडम को मुक्त किया गया उसने तुरंत झगड़ा करना शुरू कर दिया। अगर तुम में हिम्मत है तो रुको। लानत है, तुमने मुझे केवल इसलिए नीचे गिराया क्योंकि मैं बिना किसी तैयारी के पकड़ा गया था। मुझे तुम्हें फिर कभी देखने मत देना। रोहन पहले से ही घबरा रहा था, इसलिए एडम की दहाड़ ने उसे क्रोधित कर दिया। उसने तुरंत एडम पर चिल्लाया, जब वे पहले ही चले गए हैं तो तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? यदि तुम परेशान हो तो उनके पीछे जाओ। यदि तुम जीतते हो तो तुम खुद को मजबूत आदमी के रूप में साबित करोगे। यदि तुम लड़ाई में नहीं जीत सकते तो चुप रहो। चाहे वह कितना भी घमंडी और उद्दंड क्यों ना हो, वह रोहन से झगड़ा नहीं कर सकता था जो उसके वित्त को नियंत्रित करता था। कुछ मिनटों के बाद जब उसने देखा कि रोहन बहुत गुस्से में है तो वह उसके पास गया। चिंता मत करो रोहन, ये सिर्फ कायरा है, मैं उसका अपहरण कर लूंगा।
रोहन ने उसे घूर कर देखा। कैसे? यदि आप एक बार फिर असफल हुए तो कायरा हमें दिवालिया बना देगी। आलिया अपने भाई को डांटते हुए देखकर खुश नहीं थी। उसने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और कहा, वह सिर्फ एक लड़की है। वह कितनी मजबूत हो सकती है? एडम कई सालों से सिल्वर्टन में काम कर रहा है। वह कोई आसान व्यक्ति नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि वह उसका ख्याल नहीं रख सकता? चुप रहो, रोहन ने आलिया पर चिल्लाते हुए नाराजगी जताई। किसी कारण से इस बार कायरा को अलग महसूस हुआ। हालांकि वह पहले वाली ही नम्र लड़की की तरह दिख रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उनकी कुछ मुलाकातों के दौरान उसे कोई बढ़त नहीं मिली थी। जब उसे याद आया कि कायरा ने क्या कहा था, तो वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मैं शेयर धारकों की बैठक बुलाऊंगा। भले ही कायरा को ये शेयर मिल जाएं, हम उसे अल्फा वेंचर्स को हमसे छीनने नहीं दे सकते। रोहन के चले जाने के बाद आलिया की आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। एडम, इस समय सबसे अच्छे लोगों का चयन करो। उन नामचीन लोगों का इस्तेमाल मत करो। मैं चाहता हूं कि कायरा को मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़े। एडम अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपनी छाती थपथपाए और वादा किया, चिंता मत करो आलिया। इसे मुझ पर छोड़ दो। अल्फा वेंचर्स का कॉन्फ्रेंस रूम। रोहन ने अपने होठों पर असामान्य रूप से गर्म और दयालु मुस्कान के साथ पास बैठे पांचों निदेशकों को देखा। सबके सामने हर्बल चाय का एक कप था। उम्र बढ़ने के साथ हर्बल चाय की जरूरत होती है। निर्देशकों में अमोस सबसे चालाक आदमी था। वह शेयरधारक भी था जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर थे। उसने अपना गिलास उठाया और उसमें से उठती भाप पर धीरे से फूंका। उसने एक घूंट भी नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपनी नज़र नीचे करके तरल में उछलती जड़ी बूटियों को देखा। बस वही कहो जो तुम कहना चाहते हो, मी तिलक यादव। हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। हमें इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। रोहन ने हमेशा सभी फैसलों को अपने हिसाब से करने के लिए मजबूर किया था, सिर्फ इसलिए कि वह चेयरमैन था। उसने कभी दूसरे निर्देशकों से उनकी राय नहीं मांगी थी। हालांकि अब उसे उनकी मदद की ज़रूरत थी। उसे अपना अभिमान त्यागना पड़ा। ठहाके लगाते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है। कायरा वापस आ गई है और उसने एक वकील ढूंढ लिया है जो मुझे उसके मां द्वारा छोड़े गए शेयर देने के लिए मजबूर करेगा। फिर वह रुक गया क्योंकि उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक गंभीर भाव आ गया। जैसा कि आप जानते हैं, उसके पास सभी शेयरों का 26% हिस्सा है। अगर मैं उन्हें उसे दे दूं तो वह मेरी शक्ति छीन सकती है। क्या हम वास्तव में एक अनुभवहीन लड़की को अल्फा वेंचर्स में भरोसा कर सकते हैं, जो दशकों की कड़ी मेहनत से बनी कंपनी है? वहां मौजूद कोई भी मूर्ख नहीं था। ये सुनकर वे समझ गए कि रोहन उनका समर्थन मांग रहा था, ताकि जरूरत पड़ने पर वे उनके शेयर खरीद सकें। अमोस ने उपहास किया और सुस्ती से चाय की चुस्की ली। जब उसने आखिरकार गिलास वापस नीचे रखा तो उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। यह पारिवारिक मामला है, श्री तिलक यादव। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम हस्तक्षेप कर सकें। ये सही है। अन्य शेयरधारकों ने तेजी से उसका अनुसरण किया। रोहन ने अपने दांत पीस लिए। ये सभी लोग अवसरवादी थे जो केवल बहुमत का अनुसरण करते थे। वे शायद कायरा और उसके बीच एक महान लड़ाई के लिए उत्सुक थे। अपने चेहरे पर एक दुखी भौं के साथ उन्होंने जवाब दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है अमोस, जबकि यह एक पारिवारिक मामला है। ये कंपनी को भी चिंतित करता है। यदि कायरा सत्ता में है और अल्फा वेंचर्स को बर्बाद कर देता है तो आप में से किसी को भी लाभांश से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? कायरा की आवाज़ कमरे में गूंजती हुई सुनी जा सकती थी। जैसे ही रोहन ने उपन्यास नाटक समाप्त किया, कायरा ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया, भले ही कितने बुजुर्ग पुरुष उसे घूर रहे थे। वह कमरे में चली गई क्योंकि उसकी शक्तिशाली उपस्थिति हवा में भर गई। तीखी आंखों और स्थिर कदमों के साथ वह इतनी शक्तिशाली आभा बिखेरती थी कि वह अपनी सामान्य शख्सियत से पूरी तरह अलग दिखती थी। यहाँ तक कि रोहन को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा है। दूसरे शेयरधारकों की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही वह रोहन के पास से गुजरी, उसके पीछे खड़े लोगों ने तुरंत एक कुर्सी ले आए ताकि वह रोहन के बगल में बैठ सके। कायरा ने दूसरे शेयरधारकों की ओर देखा और शान से अपनी सीट पर बैठने से पहले मुस्कुराए। बहुत समय हो गया सज्जनों। सभी शेयरधारकों ने एक दूसरे को देखा और फिर अंततः मार्गदर्शन के लिए अमोस की ओर मुड़े। कायरा और रोहन तिलक यादव के अलावा वह कमरे में सबसे बड़ा शेयरधारक था। वे सभी यह अनुमान लगाने के लिए उस पर भरोसा कर रहे थे कि हवा किस ओर बहेगी। कई साल हो गए हैं कायरा। इन सालों में तुम और भी खूबसूरत हो गई हो, उसने कहा। कायरा न केवल उसके बगल में बैठी थी, बल्कि उसने कमरे पर भी कब्जा कर लिया था। जिस क्षण से वह कमरे में दाखिल हुई, रोहन पूरी तरह से अनदेखा हो गया। उसने कॉन्फ्रेंस टेबल पर हाथ पटक दिया। कायरा, मैं तुम्हारा पिता हूं और इस कंपनी का चेयरमैन हूं। पिताजी, कायरा ने लापरवाही से बीच में टोका। मेरे वकील ने पहले ही आपसे संपर्क कर लिया है, तो आप मुझे शेयर कब लौटा रहे हैं? वह इतने सारे शेयरधारक देख रहे थे, रोहन को भागने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया।
इसके अलावा कैरा ने उसे बहुत ब्लैकमेल किया था। अगर उसमें से कोई भी सबूत दिखाया जाता तो उसे चेयरमैन के पद से हटा दिया जाता और उस पर मुकदमा चलाया जाता। उसे जेल भी हो सकती थी। एक कोने में फंसकर उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि आपकी मां ने वसीयत में कहा है कि शेयर आपके हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, कैरा मुस्कुराई और मैट को अपने पास बुलाया। मैट ने फिर रोहन के सामने टेबल पर शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट रखा। रोहन इतना गुस्से में था कि वह मर सकता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कैरा पूरी तरह से तैयार होकर आएगी। ऐसा लग रहा था कि उसने जो शेयरधारक बैठक का सुझाव दिया था वह सिर्फ उसका बिछाया हुआ जाल था। उसका लक्ष्य उसे शेयर उसके नाम पर ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करना था, जबकि दूसरे शेयरधारक देखते रहते। उसने अपने दांत पीसते हुए अनिच्छा से एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए एक पेन निकाला। एक बार जब रोहन का पूरा नाम दस्तावेज पर लिखा गया तो कैरा ने दस्तावेज उठाया और मैट को सौंप दिया। धन्यवाद पिताजी। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट हाथ में लेकर मैट ने नरमी से कहा, अब चूंकि मिस कायरा तिलक यादव के पास कंपनी के सभी शेयरों का 26% हिस्सा है, तो वह अब अल्फा वेंचर्स की सबसे बड़ी शेयरधारक हैं। उनके पास श्री रोहन तिलक यादव से इस्तीफा मांगने का अधिकार है ताकि वह कंपनी की चेयरमैन बन सकें। हालांकि रोहन ने कॉर्पोरेट जगत में दशकों तक बिना किसी लाभ के काम नहीं किया था। उसके पास पहले से ही एक तुरुप का पत्ता छिपा हुआ था। रुको, शेयरधारक उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे शौवर देख रहे हों। वे सभी कायरा और उसके बीच लड़ाई छिड़ते देखने का इंतजार कर रहे थे। कायरा ने धीरे से मेज पर उंगली थपथपाई। उसके चेहरे पर शांत भाव से ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ नियंत्रण में रख रही है। उन्होंने कंपनी के चेयरमैन के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहने से पहले ठंडी हंसी उड़ाई, आप अभी भी जवान हैं कैरा। अगर आप अल्फा वेंचर्स को ऐसे ही ले लेते हैं तो हर कोई चिंतित है। कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में मुझे आपको परखने का अधिकार है, ये देखने के लिए कि क्या आपके पास कंपनी को चलाने की क्षमता है। मुझे आपको परखने का अधिकार है, ये देखने के लिए कि क्या आपके पास चेयरमैन बनने की क्षमता है। कैरा ने एक भान उठाए और लापरवाही से जवाब दिया, ये समझ में आता है। रोहन को उम्मीद नहीं थी कायरा इतनी आसानी से उसके जाल में नहीं फंसी। उपन्यास नाटक हाँ, खैर इसके बाद जो हुआ वह उसकी गलती नहीं होगी। हम बेलशायर में एक प्रोजेक्ट के लिए सोलिस्टाइस इंडस्ट्रीज को हमारे साथ काम करने के लिए लड़ रहे हैं। यदि आप उस प्रोजेक्ट को सुरक्षित कर सकते हैं तो मैं बिना किसी सवाल के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दूंगा और चेयरमैन बनने में आपकी पूरी मदद करूंगा। सोलिस्टाइस इंडस्ट्रीज शेयरधारकों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं क्योंकि वे रोहन को देख रहे थे। 4 साल पहले अल्फा वेंचर्स ने सोलिस्टाइस इंडस्ट्रीज को अपना दुश्मन बना लिया था। जब भी किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ, सोलिस्टाइस इंडस्ट्रीज के श्री आनंद हमेशा गुस्से में दिखते थे जब भी अल्फा वेंचर्स या तिलक यादव का उल्लेख बातचीत में होता था। अल्फा वेंचर्स का कोई भी व्यक्ति सोलिस्टाइस इंडस्ट्रीज के कार्यालय में कदम नहीं रख सकता था, अकेले श्री आनंद के साथ बैठक की व्यवस्था करें। ये स्पष्ट रूप से कायरा को अपमानित करने का एक प्रयास था। 4 साल पहले आलिया और रोहन ने उसे जिस आदमी को बेचा था वह सोलिस्टाइस के मिस्टर आनंद थे। उसके चेहरे पर भाव देखकर रोहन संतुष्टि से मुस्कुरा उठा। अच्छा, डर गई। कायरा चुप रही क्योंकि उसने अपने होंठों को कसकर बंद कर लिया था। तभी अमोस ने मौके का फायदा उठाते हुए ठहाका लगाया और बीच में बोल पड़ा, कायरा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता सही हैं। तुम अभी भी जवान हो। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम अल्फा वेंचर्स की कमान संभालने के योग्य हो। चार्ल्स तुरंत सहमत हो गया। ये सही है। हो सकता है कि हमारे पास कंपनी के बहुत सारे शेयर न हो, लेकिन फिर भी हम अपना जीवन यापन करने के लिए अल्फा वेंचर्स से मिलने वाले लाभांश पर निर्भर हैं। हम तुम्हें ये जाने बिना कमान नहीं सौंप सकते कि तुम क्या करने में सक्षम हो। अगर तुम कंपनी को दिवालिया बना दोगे तो क्या होगा? हम कैसे चल रहे हैं आपको ये भी पसंद आ सकता है। कायरा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो तुम अपने शेयर ले लो और बस अपने लाभांश का इंतजार करो। हे। अचानक अपने विचारों में खोई कैरा हंसने लगी। उसने कमरे में मौजूद शेयरधारकों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप सभी मुझे प्रोजेक्ट सुरक्षित करने के बाद मेरा समर्थन करेंगे? उसके शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि वह रोहन से बात कर रही थी। अमोस ने तुरंत सिर हिलाया। ये सही है, मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूँ। जब तक आप प्रोजेक्ट सुरक्षित कर सकते हैं मैं आपका समर्थन करूंगा। मैं भी स्वाभाविक रूप से, यदि आप सक्षम हैं तो मैं आपका समर्थन करूंगा। सभी शेयरधारकों ने सहमति में सिर हिलाया। रोहन को एहसास हुआ कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है। कैरा ने अभी तक कोई अनुबंध हासिल नहीं किया था, तो ये बुरे लोग उसका पक्ष क्यों ले रहे थे? रुको, उसने बातचीत को बाधित करते हुए कहा। फिर उसने अपनी आवाज में स्पष्ट शत्रुता के साथ कहा, हमें एक समय सीमा की आवश्यकता है ना? हम 1 या 2 महीने इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकते। अगर आप 1 साल या उससे अधिक समय लेते हैं तो क्या होगा? कोई ज़रूरत नहीं है।
कायरा ने अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों पर खड़े होने से पहले अपने कफ को ठीक किया। फिर उसने हवा में 3 उंगलियां उठाईं। मैं कसम खाती हूं कि 3 दिनों में मैं सोलिस्टाइस इंडस्ट्रीज से एक अनुबंध हासिल कर लूंगी। अगर मुझे 3 दिनों के भीतर यह नहीं मिला तो मैं फिर कभी अल्फा वेंचर्स में कदम नहीं रखूंगी। सभी को एक आखिरी मुस्कान देते हुए वह अपने 5 आदमियों के समूह को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर ले गई। अमोस ने पलकें झपकाईं और अपनी नसों को शांत करने के लिए हर्बल चाय का एक घूंट लिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली। वह लड़की अलग लगती है। चार्ल्स ने सिर हिलाया। हाँ, उसमें अपनी माँ जैसी ही हिम्मत और जोश है। रोहन ने कायरा की कुर्सी को लात मारकर हटा दिया और उन पुरुषों को गुस्से से घूरने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है, अमोस? चार्ल्स। कुछ खास नहीं, अमोस ने अपना गिलास नीचे रखते हुए मुस्कराते हुए जवाब दिया। श्री तिलक यादव, मैं अभी आपकी मदद कर रहा था। वहां मौजूद हर कोई जानता है कि सोलिस्टाइस इंडस्ट्रीज हमारे खिलाफ द्वेष रखती है। कायरा ने केवल इसलिए चुनौती स्वीकार की क्योंकि वह ये नहीं जानती थी। जहां तक दोनों तरफ से खेलने और उस सब बकवास की बात है तो वह उस खेल में सबसे अच्छा था। कायरा को अनुबंध मिला या नहीं, इससे अमोस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कायरा अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लेती तो इसका मतलब था कि वह एक सक्षम महिला थी। रोहन के कार्यकाल के दौरान अमोस बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा, लेकिन उसे भूखा मरने नहीं दिया जाएगा। यह एक जीत जीत की स्थिति थी। तभी रोहन ने अपने अंदर के गुस्से को शांत होने दिया। 4 साल पहले तिलक यादव ने श्री आनंद को बहुत नाराज किया था और कायरा मुख्य अपराधी थी। इसलिए कायरा का श्री आनंद से संपर्क करना शेर की मान में घुसने जैसा था। श्री आनंद कितने क्रूर थे? आनंद ने कहा, कायरा को मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हाँ, रोहन किसी भी तरह से यह विश्वास नहीं कर सकता था कि कायरा सोलिस्टाइस इंडस्ट्रीज के साथ अनुबंध हासिल करने में सक्षम है। कायरा जैसे ही अल्फा वेंचर्स को छोड़कर सीधे फिल्म के सेट पर चली गई। मैक ने भौहें सिकोड़ीं। अब वह सख्त, आला दर्जे का वकील नहीं लग रहा था। वह एक डरपोक गृहिणी की तरह उसकी आस्तीन खींच रहा था। बॉस, आदमी मस्त कर रहे हैं, मैक ने भौहें सिकोड़ीं। अब वह सख्त, आला दर्जे का वकील नहीं लग रहा था। वह एक डरपोक गृहिणी की तरह उसकी आस्तीन खींच रहा था। बॉस, आदमी इस समय सुअर को भून रहे हैं। क्या आप इसे हमारे साथ भूनते हुए नहीं देखेंगे? कायरा ने अपनी शर्ट की आस्तीन के चारों ओर मुड़ी उंगलियों पर नजर डाली और अपने दूसरे हाथ से मैट के कंधे को धीरे से थपथपाया। आह, सुअर इतना बड़ा है कि यह हमारे लिए सालों तक चलेगा। मैट ने पीछे बैठे एक आदमी से कार्टून चरित्रों की छवियों से भरा बैग स्वीकार करने से पहले दुष्टतापूर्वक हंसा। जैसे ही उसने बैग कायरा के हाथों में थमाते हुए कहा, यह आपके पसंदीदा स्नैक्स से भरा है। परसों सोलिस्टाइस इंडस्ट्रीज में मिलते हैं, बॉस। अब जबकि फिल्मांकन ठीक से शुरू हो गया था तो प्रोडक्शन टीम को पहले की तरह रात भर काम करने की ज़रूरत नहीं थी। पटकथा लेखक के रूप में कायरा का काम भी बहुत आसान हो गया था। अब उसे बस अभिनेताओं को कथानक समझाने की ज़रूरत थी ताकि वे उसके अनुसार अपने अभिनय को समायोजित कर सकें। मुख्य अभिनेता और मुख्य अभिनेत्री पुरस्कार विजेता थे और उन्होंने कुछ न करने के लिए अपने पुरस्कार नहीं जीते थे। इसलिए वे समझ गए कि उनसे क्या अपेक्षित था, औसत अभिनेताओं की तुलना में बहुत आसानी से। सिर्फ 30 मिनट में कायरा ने अगले 2 दिनों के लिए फिल्माए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दृश्यों का वर्णन करना समाप्त कर दिया था। श्री गोपी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप अगले 2 दिनों के लिए नहीं आ रही हैं, सुश्री ललिता? कायरा को थोड़ा दोषी महसूस हुआ और वह खुद को समझाने ही वाली थी कि तभी मिस्टर गोपी जोर से हंस पड़े। हाँ, बस जाओ मिस ललिता, ये ठीक है, हम सभी अब स्क्रिप्ट से बहुत परिचित हैं। भले ही आप इसके बाद फिर कभी ना आएं, ये ठीक रहेगा। हालांकि कायरा एक स्क्रिप्ट राइटर थी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे, हालांकि वह ज़्यादा काम नहीं करती थी। ये स्पष्ट था कि मिस्टर गोपी उसे तरजीह दे रहे थे। जब मेरी ज़रूरत होगी मैं वापस आ जाऊंगी, मिस्टर गोपी। ये ठीक है, मिस्टर गोपी कायरा के कंधे पर थपथपाया। वह सुंदर होने के साथ साथ प्रतिभाशाली भी थी, बिल्कुल वैसी ही महिला जिसके साथ उसे काम करना पसंद था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई और तो नहीं है, वह उसके करीब झुका और फुसफुसाया, मेरी आपसे एक विनती है, सुश्री ललिता। कायरा जानती थी कि मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। होंठ सिकोड़ते हुए उसने धीरे से पूछा, क्या है? ये है, श्री गोपी ने सावधानी से कहने से पहले झिझकते हुए कहा, आप जानते हैं कि इस उद्योग में संबंध सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। क्या आप कृपया श्री सोहन से पूछ सकते हैं कि क्या वह हमारी रैप पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं? कायरा हंस पड़ी जब उसने देखा कि श्री गोपी कितनी चालाकी से काम कर रहे थे। हालांकि वह अभी भी नहीं जानती थी कि सोहन उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब उसके बच्चे दिखाई दिए तो वह परेशान हो गया। खैर, पुरुषों के लिए दूसरे आदमी के बच्चों की देखभाल करना असहज होना सामान्य बात है। यह विशेष रूप से सच था जब बात सोहन जैसे शक्तिशाली और अविवाहित पुरुषों की आती थी। उसके लिए एक ऐसी महिला को स्वीकार करना मुश्किल होगा जो अपने 2 बच्चों के साथ आई हो। ठीक है,
कायरा ने सहमत होने से पहले इसके बारे में सोचा। बहुत अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। हालांकि मैं ये वादा नहीं कर सकती कि वह आएगा। बस इतना ही काफ़ी है। जब तक अनुरोध आपकी ओर से आता है, मुझे यकीन है कि मिस्टर सोहन आएंगे। मिस्टर गोपी ने संतुष्टि में मुस्कुराया क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कायरा को बाहर छोड़ा। शाम के केवल 4:30 बजे थे जब कायरा घर पहुंची। वह कुछ दैनिक आवश्यकताओं, स्नैक्स और सब्जियों को खरीदने के लिए वापस जाते समय सुपरमार्केट में भी रुकी। जब टीना ने उसे देखा तो उसने एक सैनिक की तरह व्यवहार किया, जिसने उस समय सुदृढ़ीकरण को देखा था जब से नहारने वाली थी। टीना ने राहत की सांस ली और तेजी से फर्श से रेंग कर उठी। कायरा, ओह कायरा, मेरी प्यारी कायरा, तुम आखिरकार वापस आ गई। जैसे ही उसने सामान रखा, उसने गलीचे के पास वाले क्षेत्र पर नजर डाली। बेले और जॉन गलीचे पर बैठे थे, जो सभी तरह की पहेलियों से भरा हुआ था, जिसमें क्लोथ्स की पहेली, मैकेनिकल पहेली, बर पहेली, विच्छेदन पहेली और बिल्डिंग ब्लॉक शामिल थे। जॉन ने लापरवाही से उनमें से एक को उठा लिया। इसे सेट करने के बाद वह हल करने में सक्षम था। पहेली को 30 सेकंड के भीतर हल कर लिया। बेले ने हार मानने से इनकार कर दिया और तुरंत सभी पहेलियां सेट कर दीं। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तेजी से सभी पहेलियों को हल कर लिया। यह नज़ारा देखकर टीना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कायरा, तुमने शैतानों को जन्म दिया है। उनका आईक्यू बहुत अधिक ऊंचा होना चाहिए। कायरा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीजें नीचे रख दीं। क्या यह इतना कठिन है? हाँ, टीना रो पड़ी। उसने कायरा को कालीन पर खींच लिया और यांत्रिक पहेली उठाई, जिसे हल करने में वह 30 मिनट से लगी हुई थी, लेकिन कोई प्रगति नहीं कर पाई थी। वह लगभग रोने लगी थी जब उसने बताया, मैं इसे बिल्कुल भी हल नहीं कर सकती। कायरा ने चुपचाप मुस्कुराए और टीना के हाथों से पहेली छीन ली। अपनी किराने का सामान रखने के बाद उसने अपनी कमर के चारों ओर एक एप्रन बांधा और मुड़कर देखा कि टीना अभी भी वहीं खड़ी थी और चेहरे पर कड़वाहट भरी नज़र से उसे घूर रही थी। कायरा ने उसके एप्रन को थपथपाया और पूछा, क्या तुम मेरा कोई काम करना चाहोगी? काम करना 2 शैतानों के पास रहने और उनकी बुद्धिमत्ता से अभिभूत होने से बेहतर था। जरूर, टीना प्रसन्नतापूर्वक चली गई और अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? नमक। पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? नमक। मुझे जो कुछ भी चाहिए वह सब है। कायरा ने धीरे से उसके नितंब पर थपकी दी। जाओ, देखो कि सोहन घर पर है या नहीं। अगर वह है तो उसे बताना कि उसे आज रात के खाने पर आमंत्रित किया गया है, क्योंकि उसने कल रात बेले और जॉन की देखभाल की। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। अब टीना सोहन को ऐसे देखती थी जैसे कोई चूहा बिल्ली को देख लेता है। वह उससे छिप भी नहीं सकती थी। जैसा वह चाहती थी तो वह उसके पास क्यों जाती? अपनी आंखों में आंसू आने तक जोर से पलकें झपकाते हुए टीना ने अपने अंगूठे की नोक को काटा और रोना शुरू कर दिया। अच्छा कैरा, उस दिन जब तुम नहा रही थी तो मैं उसे तुम्हारे बच्चों के बारे में बताकर उसकी मदद करने गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे उनके पिता के बारे में कैसे बताऊं। अंत में मैंने कहा कि तुम एक बार एक बदमाश से मिली थी। जो मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।